नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अपराधी जब भी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि मामला लोगों के सामने और ख़ासकर पुलिस के सामने ना आए और वो कभी पकड़े ना जाएं। इसके लिए वो तमाम तरह के जतन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि आखिरकार उनकी पोल खुल ही जाती है। आज की कहानी ऐसी ही है और इस कहानी का इन्वेस्टिगेशन हैरान करने वाला है। मामला है मुंबई का, या फिर ये कह सकते हैं कि मुंबई के सबब का, आसपास के इलाके का है। नवी मुंबई में एक जगह है उरन तालुका यानी सब डिवीज़न। तो इसी उरन तालुका में लोगों की नज़र एक सड़क के किनारे पड़ी एक महिला की लाश पर जाती है। शाम का वक्त है और लोग देखते हैं कि एक महिला की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई है और लाश के आसपास खून के छींटे हैं, महिला का गला कटा हुआ है। और जब लोग इस महिला की डेड बॉडी को देखते हैं तो जाहिर है वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उरन की जो पुलिस होती है वो मौका वारदात पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करती है। ये तारीख है 10 जुलाई 2023। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई तकरीबन 50-55 साल की एक महिला सड़क के किनारे पड़ी हुई है, बल्कि महिला की लाश पड़ी हुई है और महिला का गला कटा हुआ है। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरान रहती है कि महिला को बहुत करीब से 2 गोलियां भी मारी गई थी। अब सवाल यह है कि कातिल अगर किसी को बहुत करीब से 2 गोली मारते हैं तो इसके बाद उसका गला काटने की फिर क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2 गोली से किसी की जान अगर किसी को बहुत करीब से मारी जाए गोली तो उसकी तो जान आराम से चली जाएगी और तुरंत चली जाएगी। इसके बाद गला काटने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो सीन ऑफ क्राइम है और जो डेड बॉडी है वो पुलिस को थोड़ा कंफ्यूज भी करता है और पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर इस तरह का कत्ल क्यों किया गया। इसके साथ ही पुलिस इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। मौका वारदात पर बहुत बारीकी से पुलिस नज़र डालती है। पुलिस देखती है कि महिला के जिस्म में एक जोड़ी कपड़े के सिवाय और कोई चीज़ मौके पर नहीं है। न तो उस महिला की चप्पल वहाँ है, न उसके शरीर में, जो भी महिलाओं के शरीर में आमतौर पर जेवर होते हैं, चाहे वो टॉप्स हो या गले में कोई हार हो या चूड़ियाँ हो, एक भी जेवर उसके शरीर में नहीं है। तो कुल मिलाकर, और कोई पर्स भी नहीं है। तो कोई ऐसी चीज़ उस महिला की लाश के इर्द गिर्द पुलिस को नहीं मिलती जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान हो पाती। और इसे देखकर पुलिस को 2 बातें समझ में आती है। एक बात तो पुलिस को ये लगता है कि शायद इस घटना के पीछे लूटपाट भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि तभी सारे जेवरात और पर्स, मोबाइल, सारी चीज़ें वहाँ से गायब हैं। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि शायद कातिलों ने जानबूझकर इन चीज़ों को गायब कर दिया हो ताकि इन चीज़ों के सहारे उस महिला की पहचान न हो जाए और कातिलों तक पुलिस न पहुंच पाए। ऐसा कातिलों के दिमाग में रहा होगा। तो पुलिस इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस आसपास के इलाके का जायज़ा लेती है, देखती है कि कहीं कोई चीज़ अगर गलती से रह गई हो, छूट गई हो। और इस कोशिश में पुलिस को डेड बॉडी से थोड़ी ही दूर पर, चंद मीटर के फासले पर, एक चश्मे का डिब्बा मिलता है। चश्मे का डिब्बा आप सब जानते हैं, जो आई ग्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं, वो एक बॉक्स में दुकानदार देता है। तो एक डिब्बा वहाँ पड़ा हुआ मिलता है और पुलिस जब उस डिब्बे को उठाकर उसको देखती है तो उसमें एक दुकान का नाम पता लिखा हुआ होता है और ये दुकान मुंबई के डोंबिवली इलाके का है। तो जब डोंबिवली इलाके की इस दुकान के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस बिना देर किए हुए फ़ौरन उस चश्मे वाले दुकान पर पहुंचती है और उस दुकानदार से पूछताछ शुरू करती है और साथ ही उसको इस डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाती हैं। डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाने पर दुकानदार इस महिला को अपनी कस्टमर के तौर पर पहचान लेता है और न सिर्फ पहचान लेता है बल्कि बताता है कि ये भारती अंबोकर है और भारती जी की उम्र यही तकरीबन 54-55 साल की है और वो उनके दुकान की रेगुलर कस्टमर है और भारती डोंबिवली में ही रहती हैं। ये जानकारी पुलिस को मिलती है उस चश्मे के दुकानदार से। अब महिला का फ़ोन नंबर और पता दुकानदार के सहारे पुलिस हासिल करती है और हासिल करने के बाद पुलिस पहुंचती है उसके घर डोंबिवली में।
जब महिला के घर पहुंचती है पुलिस और आस पड़ोस के लोगों से और घर वालों से पुलिस बातचीत करती है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि 10 जुलाई के रोज़ जिस दिन लाश मिली थी, जाहिर है चश्मे का डिब्बा बरामद करने के बाद उस दुकान तक पहुंचने में 1 या 2 दिन तो पुलिस को लगे होंगे। तो इतने दिनों में 2-3 दिनों के बाद जब पुलिस उसके मकान तक पहुंचती है उसको ढूंढते हुए, महिला के बारे में जानकारी जुटाते हुए, तो जो नाते रिश्तेदार हैं और जो पड़ोसी हैं वो महिला को ऑब्वियसली एक न सिर्फ पहचानने की बात करते हैं बल्कि बोलते हैं कि बहुत अच्छी महिला थी। और रिश्तेदार ये बताते हैं कि 10 जुलाई को वो अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपनी बेटी और दामाद से मिलने जा रही है। उनकी बेटी जो है मुंबई के पास ही एक और जगह है अलीबाग, वहाँ अलीबाग के पॉयनाड इलाके में रहती है। तो ये जो भारती अंबोकर है उसने अपने घर वालों को बताया था कि वो अपनी बेटी से मिलने अलीबाग जा रही है और उसकी अपने दामाद से बात हो गई है। इतनी जानकारी पुलिस को मिलती है और पुलिस जब महिला के मोबाइल नंबर से उसका CDR निकालती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो पुलिस को पता चलता है कि अपने जीते जी आखिरी बार उसकी एक पर्टिकुलर नंबर पे कई बार बातचीत हुई और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी भारती के दामाद का है। यानी मयूरेश उस लड़के का नाम है, दामाद का, और मयूरेश से भारती की कई बार बात हुई होती है। ये CDR से भी ये बात एविडेंट है, पुलिस को पता चल जाता है। अब जिस आदमी से लगातार भारती की बात हो रही है, कत्ल के बाद उस आदमी का कोई अता पता नहीं है। वो आदमी न तो पुलिस थाने पहुंचता है, न कोई जानकारी देता है। ये अपने आप में एक अजीब बात है। ऐसे में पुलिस जो है उस आदमी पर ही शक करना शुरू करती है जिस आदमी से भारती की आखिरी बार बात हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि भारती का अपना दामाद मयूरेश है। तो पुलिस को मयूरेश पर शक होने लगता है। अब पुलिस मयूरेश के बारे में जानकारी जुटानी शुरू करती है और थोड़ी कोशिश करने के बाद मयूरेश का लोकेशन पुलिस ट्रेस करने में कामयाब हो जाती है और एक एक करके मयूरेश समेत कुल 4 लोगों को जो उरन तालुका की पुलिस है वो गिरफ्तार करती है। अब इन चारों से पूछताछ होती है और ख़ासकर मयूरेश से पूछताछ होती है। तो मयूरेश पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन जब पुलिस उससे एक के बाद एक सवाल पूछती है और CDR का हवाला देती है, ये भी बताती है कि अगर तुम्हारी सासू माँ जो तुम्हारी बीवी यानी अपनी बेटी से मिलने आ रही थी, अगर वो नहीं पहुंची तो तुमने पुलिस में थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई। तो इस तरह के जब तमाम सवाल पूछती है तो मयूरेश जो है वो उलझ जाता है और वो सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने और कहता है कि हाँ, उसी ने अपनी सास भारती अंबोकर की हत्या की थी। उसने कहा कि भारती लगातार उसे फ़ोन कर रही थी और फ़ोन करके अपनी बेटी से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी और इसीलिए उसने अपनी सास भारती की हत्या कर दी। और ये बताया कि चूंकि वो अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और ये इंश्योर करना चाहता था, कंफर्म होना चाहता था कि किसी भी कीमत पर उसकी सास जिंदा ना बचे, इसलिए उसने अपनी सास को न सिर्फ करीब से 2 गोलियां मारी अपने दोस्तों के साथ, बल्कि उसका गला भी काट दिया ताकि अगर थोड़ी भी जान उसके जिस्म में बची हो तो वो निकल जाए। ये उसकी मानसिकता थी मयूरेश की। अब मयूरेश से पुलिस ने पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया और तुमने अपनी सास को कहाँ बुलाया, कहाँ मिले, अपने घर लेकर क्यों नहीं गए, अपनी बीवी से क्यों नहीं मिलाया, जब वो अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, वो तुम्हारी सास थी तो तुमने क्यों नहीं मिलाया। तो इन सारे चीज़ों का मयूरेश ने जवाब दिया। हुआ ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया, भारती जो है अपने दामाद मयूरेश से लगातार इस बात की ज़िद कर रही थी कि वो उसे अपनी बेटी के पास लेकर चले। असल में भारती अपनी बेटी से काफ़ी दिनों से बात नहीं कर पाई थी, उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मयूरेश जो है वो लगातार उसे टालता जा रहा था। आखिरी बार मयूरेश ने भारती से ये कहा था, अपनी सास से, कि उसकी बीवी यानी भारती की बेटी प्रीति वो प्रेग्नेंट है और इस प्रेगनेंसी की हालत में वो जो है ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद में वो उससे मिलवाएगा। लेकिन भारती इस जिद पर अड़ गई कि अगर मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो मेरी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी उसको होगी, तो मैं तो अभी मिलूंगी उससे। तो वो अपने दामाद को लगातार इंसिस्ट कर रही थी और दामाद ने इसी वजह से उसकी हत्या की प्लानिंग की। और 10 जुलाई को जिस दिन ये घटना हुई उस दिन डोंबिवली में भारती के घर मयूरेश अपने 3 दोस्तों के साथ पहुंचा और कार में उसको बिठाकर, भारती को बिठाकर अपने साथ वो लेकर जाने लगा पॉयनाड अलीबाग की तरफ। और रास्ते में उरन तालुका जब वो पहुँचे
तो घर ले जाने की जगह उरन तालुका के एक सुनसान सड़क पर इन 4 लोगों ने मिलकर, यानी मयूरेश और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर भारती की हत्या कर दी और लाश वहीं फेंक दी। और लाश से सारे जो बिलोंगिंग्स थे, चाहे वो जेवर हो, पर्स हो, कार्ड हो, वो सारी चीज़ें वो लोग वहाँ से उठाकर निकाल कर ले गए, ताकि उन चीज़ों के सहारे मरने वाली महिला की पहचान न हो पाए और वो कभी पकड़ी भी न जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उनसे एक गलती हो गई। ये सारी चीज़ें तो लेकर चले गए, लेकिन कत्ल करने की अफरा तफरी में, और जिसे कहते हैं कि उस जगह पर जो भी स्कफल सा या फिज़िकल मारपीट जैसी जो भी हालत बनी होगी, हो सकता है महिला ने विरोध किया हो गोली मारे जाने से पहले, उस झूमा झटकी में उनके चश्मे का डिब्बा जो है वो मौके पर वहीं गिर गया। और ये जो कातिल है ये बाकी चीज़ें तो बटोर कर ले गए, जेवर वगैरह जिस्म से उतार कर ले गए, लेकिन चश्मे का वो डिब्बा वहीं पड़ा रह गया और वो उसे ले जाना भूल गए। और तकदीर का खेल देखिए कि उसी चश्मे के डिब्बे से धीरे धीरे करके तफ्तीश करती हुई पुलिस कातिलों तक और ख़ासकर भारती के दामाद मयूरेश तक पहुँच गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मयूरेश अपनी बीवी से अपनी सास को मिलने क्यों नहीं देना चाहता था। तो इसका जवाब यह है कि अब से ठीक 1 साल पहले, यानी अगस्त 2022 में मयूरेश अपनी बीवी प्रीति की हत्या कर चुका था। और इस हत्या के बारे में इस दुनिया में किसी को नहीं पता था सिवाय मयूरेश के, और मयूरेश कभी ये राज जो है बाहर नहीं आने देना चाहता था। और इसी वजह से वो लगातार अपनी सास भारती को अपनी बेटी से मिलने के मामले पर लगातार टाल रहा था और कह रहा था कि बाद में मिलवाऊंगा। और उसकी सास अब पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे अपनी बेटी से मिलाओ, अब तो काफ़ी दिन हो गए, कई महीने हो गए, साल भर होने को है, मिलाओ। तो जब इस तरह से वो इंसिस्ट कर रही थी तो फिर मयूरेश को लगा कि अगर उसकी सासू माँ इसी तरह से उसको इंसिस्ट करती रही और मिलने की ज़िद करती रही तो आज नहीं तो कल उसका भांडा फूट जाएगा और प्रीति की जो उसने हत्या की है उसके बारे में सास को पता चल जाएगा और हो सकता है पुलिस उस पर कार्रवाई करे, वो गिरफ्तार हो जाए। तो अपनी बीवी की हत्या का राज छुपाने के लिए उसने अपनी सास की हत्या कर दी, यानी एक कत्ल को छुपाने के लिए उसने दूसरा कत्ल किया। अब सवाल यह है कि उसने भारती की हत्या क्यों की। तो इसका जवाब यह है कि ये जो मयूरेश है ये एक आदतन अपराधी यानी क्रिमिनल माइंडेड लड़का है, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। 2014 में मयूरेश ने एक और आदमी की हत्या की थी, यानी ये तीसरा हत्या है। इस हत्या के बारे में दुनिया को पता था, पुलिस ने FIR दर्ज की थी और मयूरेश को गिरफ्तार भी किया था और मयूरेश को गिरफ्तार करके उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी दिलाई थी। इसी बीच सज़ा के बाद चाहे वो पैरोल पर हो या जैसे भी हो, ज़मानत पर हो सकता है कि वो बीच में बाहर आया था जेल से 2014 वाली हत्या में सज़ा होने के बाद, और तब उसने अपनी बीवी को यानी प्रीति को 9 लाख रुपए दिए थे। ये 9 लाख रुपए उसने कहीं से अरेंज किए होंगे, कहीं से लूटे होंगे, जैसे भी हो, क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप का आदमी था ही। तो मयूरेश ने 9 लाख रुपए प्रीति को दिए थे और जब सज़ा काटने के बाद पूरी तरह से जब वो बाहर आया तो उसने बाहर आने के बाद अपनी बीवी प्रीति से उन 9 लाख रुपयों की वापस मांग शुरू कर दी। कहा कि मेरे पैसे जो तुम्हारे पास हैं दो। तो पति पत्नी के बीच में रिश्ते भी ऐसे थे कि उसकी बीवी प्रीति जो है वो 9 लाख रुपए उसे लौटा नहीं रही थी और दोनों के रिश्तों के बीच ये 9 लाख रुपए इतने भारी पड़ गए कि मयूरेश ने अपनी बीवी की ही हत्या करने की साजिश रच ली और उसने तय किया कि अगर 9 लाख रुपए उसे नहीं मिले तो वो प्रीति की हत्या कर देगा। और इसी प्लानिंग के तहत उसने आज से ठीक 1 साल पीछे अगस्त 2022 में अलीबाग के ही एक लॉज में अपनी बीवी की यानी प्रीति की गला घोंटकर हत्या की और उसकी लाश एक नहर में डाल दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तब से लेकर अब तक, जब तक इस मर्डर का राज जो है राज ही बना हुआ था, वो लाश उस नहर में ही रही और पता नहीं नहर के पानी में बहती हुई कहाँ चली गई, उसके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो प्रीति की हत्या हो चुकी थी, प्रीति के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, प्रीति की लाश गायब है और बेटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने और उससे मिलने की जिद करने पर दामाद ने फिर सास की भी हत्या कर दी। लेकिन 2 कत्ल के ये जो वाक़ये हैं, ये जो वारदात है, इनका खुलासा एक छोटे से क्लू से हुआ और वो छोटा सा क्लू एक चश्मे का डिब्बा साबित हुआ। हेड्स ऑफ टू उरन पुलिस जिसने इस मामले की तफ्तीश की, नवी मुंबई पुलिस जिसने इतनी बारीकी से और इतनी सिंसियरली इस मामले का खुलासा किया कि एक एक करके 2 कत्ल के मामलों का खुलासा हुआ।
तो उड़न पुलिस की, नवी मुंबई पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन के लिए तारीफ होनी चाहिए। और ऐसे क्रिमिनल जो इतनी फ्रीक्वेंटली लोगों की जान लेते हैं, बात बात पर हत्याएं करते हैं, पता नहीं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होती है फिर भी वो कैसे छूट जाते हैं, कैसे उनको सरकार पेरोल पर रिहा करती है, कैसे अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जब वो अपील करते हैं तो वो ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं। ये सब अपने आप में हमारी न्याय व्यवस्था की कमी को उजागर करने वाली बातें हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल भी हमने महाराष्ट्र की ही एक खबर आप लोगों को बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि अमरावती में किस तरह से एक डबल मर्डर के लिए जहर का इस्तेमाल हुआ और बहुत स्लो प्रोसेस से धीमे धीमे करके 2 लोगों की हत्या उस जहर से की गई। अगर उस कत्ल के बारे में, उस डबल मर्डर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप क्राइम तक में सुप्रतिम से सुनिए वाले प्लेलिस्ट में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। इकराम आलम ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि इंसान हैवान हो गया है और लोग अपने बहुत करीबी लोगों, नाते रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शते हैं। रेखा भट्ट जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत मुझे आशीर्वाद देती हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत प्रणाम आपको करता हूँ। इन्होंने कहा है कि कलयुग में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो वाकई बहुत हैरान करती हैं। मामूनी बोरगोहाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, आसाम से हैं, वो रेगुलर कमेंट करती हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। और उस जघन्य हत्याकांड जिसमें धीमे धीमे जहर देकर जो 2 लोगों की हत्या हुई, उस पर उन्होंने अपनी हैरानी जताई है। रूपा चट्टोपाध्याय का भी कमेंट है, रेगुलर लिसनर है, रेगुलर कमेंट करती हैं। एम राजवीर कौर फ्रॉम पंजाब ये लिखती हैं कि सुप्रतिम सर, मैं आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत यूनिक है, आई लाइक योर वॉइस। आपकी वॉइस में हर स्टोरी सुनती हूँ। आजकल नेचुरली कम और मर्डर से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। देखिए, इसका कोई मतलब मेरे हिसाब से ये आंकड़ा या आपका ये जो भी रिसर्च है ये 100% सही तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डेथ ही ज़्यादा होती है, हत्या की वजह से ज़्यादा लोग नहीं मरते। लेकिन हाँ, हत्या की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो अपने आप में बहुत फिक्र करने वाली बात है। मेहताब अली इद्रिशी जी का कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शंकर राव आसोडा जी रेगुलर कमेंट करते हैं, प्रदीप भाम्बू जी कमेंट करते हैं, विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, सतीश करसवारा जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने उस कत्ल में जो कातिल है उसकी हैवानियत पर बड़ी हैरानी जताई है। सुनीसा सबा जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत आपका। आर्य प्रशांत यादव इन्होंने लिखा है कि सर, आपकी आवाज़ और कहानी सुन के ही रोज़ सोता हूँ, राधे राधे इन्होंने कहा है। मेरी ओर से भी आपको राधे राधे दोस्त। नीलेश ठाकुर जी ने कमेंट किया है, सुप्रदीप जी आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है, रोज़ होता है, लेकिन जिन पर ये गुजरती है उनके बारे में सोचता हूँ तो मन दुखी हो जाता है। लाजमी है, अगर अपराध की घटनाओं के बारे में आप सुनेंगे और लोगों के साथ, जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो आपको तकलीफ़ तो होगी। अगर आप थोड़े भी संवेदनशील इंसान हैं तो आप बेचैन भी होंगे। लेकिन चलिए, दुख तो अपनी जगह है। मैं ये कहूँगा कि इन तमाम घटनाओं से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और सेंस करना चाहिए। अगर इस तरह की आशंका हमें अपने इर्द गिर्द कभी भी नज़र आए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में वाकई जैसा दौर है, किसी पर भी भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे रिश्ते को आप शक की निगाह से देखें, दोस्तों पर भी शक करें, ऐसा नहीं है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि कुछ भी इस दुनिया में आज की तारीख में मुमकिन है, तो हमें जो है बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना चाहिए। और किसी भी आदमी को, मैंने ये भी देखा है, किसी भी आदमी को मजबूर करना, ललकारना, उकसाना, छोटी छोटी बातों के लिए या मामूली बातों पर बेइज्जत करना, ये चीज़ें कई बार बहुत ख़तरनाक तरीके से सामने आती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो। उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाने वाली कोई हरकत या बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज अ क्राइम रिपोर्टर, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर भी करूं। आज के लिए इतना ही। और लोगों के नाम और कमेंट फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ। दीदारुल बापू भी रेगुलर कमेंट करते हैं, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी कहानी, किसी वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।